हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, बल्कि ऐसी बात करूँगा जिसे आप समस्या कहते हैं। आज देश में कितने प्रकार की समस्याएं हैं। कहें तो देश समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो तो कोरोना वायरस है, कोविड-19। इससे तो हम निजात पा ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा हमें कितनी सारी बातें और जानने को मिलती हैं इस समस्या में। देखिए किस प्रकार लोग, जो दुकानदार हैं, वो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, महंगा सामान बेच रहे हैं। किस प्रकार पब्लिक पुलिस का साथ नहीं दे रही है। किस प्रकार सब्जी बेचने वाले उसमें थूक कर सब्जी बेच रहे हैं। आखिर हम इस दुनिया को, इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। सरकार ने कहा है जो जहां है वहीं रुके। उसके बाद भी लोगों का पलायन जारी है, और जैसे लोगों का पलायन जारी है तो उसमें शासन भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है। जब शासन सहयोग नहीं करता है तो पब्लिक के पास कानून को हाथ में लेना एक उपाय बचता है, और अवैध रूप से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कहीं ना कहीं देश में समस्याओं के लिए मैं तो शासन को ही जिम्मेदार मानता हूँ। शासन अपनी नीतियाँ, अपने नियम कायदे ठीक से लागू नहीं कर पाता, और इस वजह से पब्लिक को गलत फैसले लेने पड़ते हैं। आखिर देश में समस्याएं हैं क्या। देश में कुल 2-3 गिनती की समस्याएं तो हैं ही, बाकी तो सारी उन समस्याओं के और उन समस्याओं में समस्याएं हैं। देखा जाए गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, आतंकवाद को छोड़ दीजिए। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उस पर बात बाद में कर लेंगे। पहले गरीबी के कारण क्या समस्या होती, भुखमरी। दूसरी समस्या देखें, बेरोजगारी होती है तो क्या बढ़ता है, अपराध। गरीबी, अपराध, ये बेरोजगारी के कारण। तीसरी समस्या क्या है देश में, भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार जो है ये सारी समस्याओं की जड़ है। भ्रष्टाचार किसी एक क्षेत्र में नहीं हो रहा, हर क्षेत्र में हो रहा है। और हम कर क्या रहे हैं, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको संकट में डाल रहे हैं इस भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण ही बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार के कारण ही गरीबी है, भ्रष्टाचार के कारण ही अपराध है, भ्रष्टाचार के कारण ही सारी समस्याएं हैं। आप देखिए भ्रष्टाचार किस प्रकार समस्याएं क्रिएट करता है। एक एक मैं आपको बता रहा हूँ, 1 बाय 1 एक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप बात करते हैं, अभी जो सरकार के पास फंड भी पर्याप्त है, सरकार के पास सब कुछ पर्याप्त है, उसके बाद भी लोगों का पलायन जारी है। वो ये कह रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा। क्या सरकार ऐसे संकट की घड़ी में उनकी खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं सरकार फेल है। उसके ऊपर मौका परस्त लोग 10 रुपए की चीज़ 15 में बेच रहे हैं। गरीबों का राशन पकड़ा रहा है, जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ भारत के नागरिकों, इतना बेईमान मत बनो। कहाँ ले जाओगे ये सब धन संपत्ति इकट्ठा करके। और ध्यान रखिएगा, जैसा धन घर में आता है वैसा मन होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो आपके घर में जो पैसा आता है अगर गलत तरीके से आएगा तो आपकी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। ये ध्यान रखो। ऊपर वाले के पास एक एक चीज़ का बड़ा हिसाब है। उसके कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, उसके पास बड़ा परफेक्ट कैलकुलेशन है। अगर आपकी काम करने की भावना, दिखावा अगर काम करने का है, आपका मदद करने का, लेकिन अगर आपका भाव किसी को छलने का है तो ऊपर वाला उस भाव को समझता है। कहते हैं ना, जो बख्श दिए जाते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है, वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। हमेशा देख के चलिएगा, आज सरकारी सिस्टम ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है तो वो सरकारी नौकरी इसीलिए करना चाहता है ताकि काम ना करना पड़े। क्षमा करना, इसमें से सब शब्द को हटा देना। सबके लिए बात नहीं कर रहा मैं, बेईमानों के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन बेईमान वो ज़्यादा लोगों पे भारी है। अभी आप देख रहे हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, आपने सुना भी है, अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन। ठीक है, और कुछ लोग सब्जी पर थूक रहे हैं, लेकिन एक पूरी कौम को बदनाम किया जा रहा है।
तो बात वही है, इसमें से सबको निकाल देना। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। देखिए हमने कैसे कैसे सरकारी सिस्टम ने देश को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की। स्कूलों में कुछ मास्टरों ने पढ़ाया नहीं। उन्होंने सोचा हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाएगा। स्कूलों में मेहनत नहीं की, बच्चों का रिजल्ट गिरने लगा और हुआ ये कि स्कूल टूट गए। आपने तो नौकरी कर ली, अब आप मुझे बताइए आपका बच्चा कहाँ नौकरी करेगा? जहाँ एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल मिटते जा रहे हैं, कहाँ करेगा वो नौकरी? दूसरी बात, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL के कर्मचारियों ने, भ्रष्ट कर्मचारियों ने BSNL को बर्बाद कर दिया। जितनी पेमेंट BSNL के उसको कर्मचारी को मिलती होगी, उससे ज़्यादा पेमेंट कहीं उसको भ्रष्टाचार में इस बात के मिलते होंगे कि तुम अपनी रेंज थोड़ी कम करना। और ऐसा हुआ है। हुआ क्या, जब हमने BSNL से अपने मित्रों को फ़ोन लगाया, जब कॉल नहीं लगा तो हमने वो सिम फेंक के दूसरी कंपनियों की ले ली। ये क्या हो रहा है? अब बताइए मुझे BSNL वाले, आपकी तो कट गई, लेकिन आपके बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? आप उनको भेज दोगे अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, लेकिन वो आपके पास नहीं रहेंगे आपको पानी देने के लिए बुढ़ापे में। अगली बात करते हैं बैंक। बैंकों में बहुत भयंकर का भ्रष्टाचार हो रहा है। SBI की बात करें, आप SBI के 20 ATM में जाइए, तब जाके कहीं 4 में पैसे मिलेंगे आपको, और प्राइवेट बैंक के ATM में बाकायदा पैसे मिलते हैं आपको। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्राइवेट बैंक वाले इनको, मैनेजर लोगों को इनको पैसे देते हों कि आप जो है अपने ATM बंद रखिए। एक तरफ आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ आप अपना मेंटेनेंस नहीं करते। अब आम पब्लिक करे तो करे क्या? 10% लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जानते हैं, करते नहीं हैं, जानते हैं, करते तो 5% होंगे, बाकी 95% लोगों को आप संकट में डालते हैं। और ऊपर से जब दूसरे ATM से पैसे निकालते हैं तब चार्ज काटते हो। ये क्या, ये गड़बड़ नहीं कर रहे आप? लेकिन मैं आपको आगाह करता हूँ, आपके बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? धीरे धीरे करके लोगों का आपसे विश्वास हट जाएगा, लोग प्राइवेट बॉडी में चले जाएंगे और आपकी ये गवर्नमेंट बॉडी सब क्रैश हो जाएगी, और आने वाले समय में आप खुद गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसेंगे, आपके बच्चे। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन था कभी, इसके कर्मचारियों ने इतनी लूटमार मचाई, डीजल बेच के खा गए, रिपेयरिंग का सामान बेच के खा गए, पैसे खा गए, तो फाइनली ये हुआ गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। आज सरकारी अस्पतालों के हाल देख लीजिए, डॉक्टर हॉस्पिटल से ज़्यादा अपनी क्लिनिक में इलाज करना प्रेफर करता है और उल्टी सीधी दवाइयाँ लिखता है। अब इस प्रकार से होगा ये कि सरकारी अस्पतालों का भी काम होने लगा। सरकारी अस्पतालों पे विश्वसनीयता नहीं रही। जब विश्वसनीयता नहीं रहेगी, सब पूरा प्राइवेट हो जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे फिर? आपके बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? बस मेरा यही कहना है, हर एक आदमी स्वार्थ छोड़िए, आगे बढ़िए। भगवान आपकी उस भावनाओं को समझता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपके घर में गलत तरीके से पैसा आएगा तो आप बख्शे नहीं जाओगे, ध्यान रखिए। अगर एक पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेके जाते हो, पेड़ में भी संवेदना होती, वो भी जानता है कि आप उसके दुश्मन हैं, आप उस पर हमला करेंगे। सोचिए आपने वो बिरजू वाली कहानी सुनी होगी। बिरजू महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए जाता है। महात्मा जी कहते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बिरजू देखता है कि एक औरत जो है अपने खाली बर्तन में चम्मच को घुमा रही है और उसके बच्चे भोजन के लिए रो रहे हैं, लेकिन उस बर्तन में सिर्फ पानी था, भोजन नहीं था, और बिरजू एक गोडाउन से चोरी करके लाता है और बच्चों को खिला देता है। कहने को बिरजू ने अपराध किया है चोरी का, लेकिन जब भगवान का विमान आता है तो पंडित खड़ा रहता है और बिरजू उसमें बैठ के जाता है। पंडित जी कहते हैं कि आपने बिरजू को क्यों ले गए? तो वो कहते हैं कि चोरी की है लेकिन उसकी भावना सही थी। भले ही आप पुण्य का काम करते होगे लोगों की नज़रों में, लेकिन अगर आपकी भावना गलत होगी तो आप बख्शे नहीं जाओगे। हम कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम एक पेड़ नहीं लगाना चाहते, लेकिन छाया में बैठना चाहते हैं, गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं। हम पानी इसलिए बर्बाद करना चाहते हैं कि हमारे घर में पानी की कमी नहीं है, हमारे घर में ट्यूबवेल है, हमारे घर में खूब पर्याप्त पानी है। हम गाड़ी धोएंगे, रोड धोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम उसे बचाएंगे नहीं। क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि हमारे घर में तो है, लेकिन प्रकृति, अगर दूसरे के हिस्से का पानी बहाओगे, प्रकृति आपको दंड देगी। आज जिन जिन के पास भी ये वीडियो पहुंचेगा,
मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बातों को समझिए। क्या हम ईमानदारी से, सहयोग की भावना के साथ नहीं जी सकते क्या? आज क्या हो रहा है देश में? इस प्रकार समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आज हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, और क्या ईमानदारी से वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं आपको? किसने रोका है आपको? इंसानों की बेईमानी के कारण, सेल्फिशनेस के कारण स्कूल में अतिरिक्त सिलेबस चलाए गए कि किस प्रकार फ्रॉड से बचना है। क्यों लोग फ्रॉड करते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे संस्कार सीखें, लेकिन उन्हें कोई डांट ना पाए। अगर कोई स्कूल में एक मास्टर डांट दे आपके बच्चे को, आप मास्टर से लड़ने पहुंच जाते हो। होता क्या है कि मास्टर उस बच्चे पर ध्यान देने ही बंद कर देता है कि भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब तुम्हारे बच्चे से। अगर हम ऐसा करते रहे, आने वाले समय में हम एक ऐसी पीढ़ी को बनाने जा रहे हैं जिसके नीचे कोई आधार नहीं होगा, और ये संकट आपके लिए भी खड़ा करेंगे। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, ये संकट आपके लिए भी खड़ा करेंगे। बच्चे वो नहीं करते जो उनको भाषण दिया जाता है, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं कि मम्मी पापा दादा दादी की सेवा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मैं टॉपिक से नहीं भटकना चाहता, कि शासन को ईमानदारी से अपनी योजनाएं लागू करना चाहिए। जिसके हक का पैसा जहां आ रहा है वो उसको पहुंचाइए। शासन आपको पेमेंट देती है, शासन आपको आपके काम करने की पेमेंट देती है। इसमें बीच में 1 रुपये भी आप कमाने की मत सोचिए। अगर 1 रुपये कमाओगे, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, वैसे तो इसी जन्म में। जब आप किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी करते हैं, इसका मतलब आप जाने अनजाने उस व्यक्ति को आपके प्रति आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि आप उसके साथ बाद में क्या कर सकते हैं। जिन दुकानदारों ने मौके का फ़ायदा उठाया है, जिन लोगों ने इस संकट की घड़ी में लोगों को ठगा है, वो तैयार रहें। ऐसे लोग उनका बहिष्कार करेंगे। जब भी कभी हम पे विपदा आती है, समस्या आती है, उस समय हमें अपनी एकता दिखाने का अवसर मिलता है। और इस अवसर पर जो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, विपदा कुछ दिन की होती है, लेकिन ऐसे लोगों को बाद में सबक भी यही जनता सिखाती है। थैंक यू वेरी मच। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये हकीकत है, इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।